हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का हम पार्ट 20 करने जा रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पंचायती राज। तो पंचायती राज वाले टॉपिक को हम दो वीडियोस में कवर करने वाले हैं। एक आज की वीडियो रहने वाली है और एक वीडियो कल और आ जाएगी। दो पार्ट्स में आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी इंडियन पॉलिटी अब थोड़ा सा ही सिलेबस रह गया है। आपको दिख रहा होगा एक टॉपिक हमने कल एक ही वीडियो में कवर करा था, पंचायती राज को दो वीडियोस में कवर करेंगे। इसके बाद एक दो दिन वीडियोस और बनेगी, आपकी इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाएगी। फिर हम इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज अलग से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं पंचायती राज की। तो नोट्स आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हो सकता है कि कभी कभी नोट्स आपके पास लेट आते हैं, एक दो लेक्चर के जो नोट्स होते हैं थोड़ा टाइम लग जाता है आने में, लेकिन अगर कुछ पेंडिंग है वो मैं आज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहले पंचायती राज की बात करते हैं। पंचायती राज है क्या? सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब आपको क्या करना है, सिंपल तरीके में पंचायती राज का मतलब आज आप सभी को पता है, विलेज लेवल पे जब सब कुछ लेके जाना है, डिसेंट्रलाइजेशन करनी है। जो काम सेंटर में बैठ के होता है, स्टेट लेवल पे होता है, उसे गांव लेवल पे लेके जाना है। इस तरह से मतलब आप समझ सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आज के लेक्चर भी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल का भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के लेक्चर की बात करते देखो, पंचायती राज आया कहां से था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, अमेंडमेंट करा गया था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट था 1992 वाला। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो 1992 में हुआ था, उसके बाद पंचायती राज जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया था। इसको समझते जाओ, अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हम इसकी बात करेंगे पंचायती राज की, तो आर्टिकल कौन सा आता है? ये आर्टिकल 243 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 243 ओ तक आता है, क्योंकि अमेंडमेंट करे गए थे ना। अब हो सकता है कि 243A 243B, लेकिन करते करते 243 ओ तक चले गए। समझ? ओ बाप रे, ऐसे करके तो ओ तक याद रख लेना, ठीक है। 243 से लेकर 243 ओ तक गए थे यहाँ पे, जब हम बात करते हैं पंचायती राज की। ये इतने सारे आर्टिकल्स इसमें आते हैं। पहले हम आर्टिकल से कवर कर लेते हैं, फिर इसको हम पढ़ना समझना स्टार्ट करेंगे। पहले अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 243 की, वैसे भी आपको 143 तो याद रहते हैं सभी को, 143, तो 1 की जगह 2 लगा दो तो 243 बन जाएगा, ठीक है। तो 243 की बात करते हैं, जो पहला आर्टिकल 243 आता है, इसमें क्या आता है? डेफिनेशंस के बारे में बताया हुआ है। तो कोई टेंशन है ही नहीं है, पहले डेफिनेशंस बताइए किसको हम, अगर हम ये अमेंडमेंट लेकर आए। जैसे हमने जम्मू कश्मीर पंचायती बोला, जम्मू कश्मीर एक्ट पढ़ा था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ा था ना, तो उसमें हमने सब कुछ समझा था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वगैरह में, कि पहले में बताया होगा कि किसका मतलब क्या वगैरह होता है, इस तरह से करके। इसमें भी कई सारी बातें लिखी होंगी जो नई बातें हैं, हमारे तो पुरानी हो गई। जब लाया था सामने बिल तब नई बातें थी ना, तो किस वर्ड का क्या मतलब होगा वो सब कुछ बताया गया यहाँ पे। तो पहले जो 243 आर्टिकल है वहाँ पे तो सिर्फ डेफिनेशंस के बारे में बताया हुआ है। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा, आप जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो ना, यानी कि जम्मू कश्मीर का पेपर देने जा रहे हो, तो जरूरी बन जाता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी पंचायती राज जो एक्ट आया था उसके बारे में पढ़ लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे जम्मू कश्मीर पंचायती राज के बारे में आपको पढ़ाया गया है। वो एक वीडियो है, उसमें हैंड रिटन नोट्स भी हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब वो जाके वो वाली वीडियो भी जाके जरूर देख लेना, क्योंकि इससे वो रिलेट करेगी, ठीक है। सिलेबस में मेंशन नहीं है, सिलेबस में पंचायती राज है इंडियन पॉलिटी का, लेकिन वो जम्मू कश्मीर की पॉलिटी का पंचायती राज है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर कैसे लिंक करता है वो देख लेना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आर्टिकल 243 डेफिनेशंस के बारे में बताता है। 243A जो है वो ग्राम सभा के बारे में बताता है। ये सब क्या होता है हम अभी वो नहीं समझ रहे, हम खाली आर्टिकल्स के बारे में समझ रहे हैं। 243 डेफिनेशंस हो गया। 243A जो है वो ग्राम सभा, इसका हम शॉर्टकट समझेंगे कैसे कवर करना है। 243A में ग्राम सभा के बारे में आ रहा है। 243 में कंस्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत का कंस्टिट्यूशन कैसे रहेगा। 243C में कंपोजिशन, पंचायत कैसे बनेगी। डी में सीट्स के रिजर्वेशन के बारे में कहा गया है। ई में ड्यूरेशन क्या रहेगी पंचायत की। एफ में कहा गया मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करना हो तो क्या ग्राउंड्स रहेंगे। 6 में पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है पंचायत की। एच में टैक्सेस कैसे लगाएंगे, फंड्स वगैरह क्या आएंगे। आई में बताया गया फाइनेंस कमीशन का जो है कंस्टिट्यूशन होगा, कंपोजिशन वगैरह होगा। जे में बताया ऑडिट किया जाएगा अकाउंट्स को, पंचायत के अकाउंट्स को ऑडिट करा जाएगा। के में इलेक्शन के बारे में बताया गया है, आपको दिख रहा होगा ना सब कुछ स्क्रीन में। एल में जो है वो एप्लीकेशन टू यूटी बताया, यूटी में क्या सिस्टम रहेगा इसका। एम में बताया कि कौन से एरियाज में इसको नहीं अप्लाई करना है। एन में बताया हुआ कि जो पहले से लॉज वगैरह चल रहे थे उनको कंटिन्यू करके रखना है। ओ में बताया कि कोर्ट्स वगैरह के बारे में सब कुछ मेंशन करा गया। तो कैसे याद रखोगे? पहले तो डेफिनेशन, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं ए से। गांव की बात कर रहे हैं पंचायती राज में, तो ग्राम से स्टार्ट करना पड़ेगा। ए में आ गया ग्राम सभा।
ग्राम से स्टार्ट कर लिया। ग्राम में पंचायत भी होती है, तो ग्राम यानी कि गांव, गांव में देखो ग्राम सभा, गांव के सभी लोग मिलकर क्या बनाएंगे, पंचायत बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राम के सभी लोग मिलकर क्या बना रहे हैं, पंचायत बना रहे हैं। तो ए में हो गया ग्राम, बी में हो गया पंचायत, कोई टेंशन नहीं है। आगे सी में चलते हैं, तो सी में आ गया कंपोजिशन। पंचायत का कंपोजिशन कैसे रहेगा, ग्राम के लोग मिलकर पंचायत बना रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया, ठीक है, कि वो पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा। लेकिन पंचायत बनेगी कैसे, पहले पंचायत का नाम आ गया, फिर पंचायत में कौन कौन होगा, कंपोजिशन क्या होगा, वो सी में आ गया। अब पंचायती कंपोजिशन की बात करें कौन कौन होगा, तो कहा गया भाई रिजर्वेशन पहले साइड में कर लो, किस किस को रिजर्वेशन देनी है। जब कंपोजिशन की बात आई तो रिजर्वेशन की बात भी आ गई कि एससी को कितनी सीट देनी है, एसटी को कितनी सीट देनी है, वो पहले सुधार लो। तो पहले क्या हुआ, ए में क्या हुआ, 243 तो होगा डेफिनेशंस। ए में क्या हो गया, ए में हमने कहा ग्राम की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं। बी में हमने करते गांव की बात कर ली, चलते हैं पंचायत बनाते हैं, पंचायत के बारे में देखते हैं, पंचायत का नाम ले लिया। सी में कहा कंपोजिशन कैसे होगा पंचायत का, कंपोजिशन की जब बात आई तो डी में हमने कहा भाई रिजर्वेशन तो पहले बता लो कि एससी को कितनी सीट देनी है, एसटी को कितनी सीट देनी है, तो या तो आपको समझ आ गया। आगे ई की बात करते हैं, हमने फिर अब सब कुछ हो गया, सीट्स वगैरह भी रिजर्व कर दी। पंचायत की ड्यूरेशन क्या हो गई, पंचायत ने रहना कितनी देर तक है, पंचायत का नाम आ गया, पंचायत का कंपोजिशन देख लिया, सीट्स रिजर्व कर ली। अब पंचायत की ड्यूरेशन क्या रहने वाली है वो भी देख लिया, वो हो गया। अब ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ हो गया, ठीक है, अभी तक समझ आ गया। किसी ने भी जब पंगे कर दिए उसको हटाने का तरीका भी बनाओ भाई, कैसे हटाएंगे, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। अभी तक क्या चल रहा था, सब कुछ समझ आ गया। गाँव आ गया, गाँव आने के बाद पंचायत का नाम आ गया, पंचायत का नाम आ गया, फिर क्या हुआ, पंचायत के नाम आने के बाद मैं खुद हो गया मेरे को, पहले हमारे पास क्या आ गया, पहले गांव आ गया, गांव के बाद पंचायत का नाम आ गया। जैसे पंचायत का नाम आ गया तो पंचायत का कंपोजिशन कैसे होगा, उसमें कौन कौन होगा। फिर कहा कि सीट्स पहले रिजर्व रख लो, सीट्स हमने साइड में रख दी। फिर सीट साइड में रख दी तो पंचायत को रहना कितनी देर तक है, उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, ड्यूरेशन होगी। फिर कहा अब कोई बंदा पंगा कर लेगा उसको डिस्क्वालीफाई कैसे करना है, फिर डिस्क्वालिफिकेशन आ गया। आगे चलते हैं, हम एफ तक पहुंच गए हैं। एफ के बाद एफ से एक वर्ड बनता है ना, वो मैं बोलना चाहूंगा, तो उसका मतलब ये डिस्क्वालीफाई हो गया इस तरह से करके। तो आगे चलते जी की बात करते हैं, यहाँ तक डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह तक हो गया। जी में क्या आ गया, पावर देनी है उसको, अथॉरिटी देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, क्योंकि सब कुछ हो गया, मतलब ड्यूरेशन भी सेट कर ली, बेकार लोग बाहर भी निकाल दी, अब सब कुछ सेट हो गया। अब इनको पावर दे दो, पावर दे दो, अथॉरिटी दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो पंचायत की, पंचायत का सब कुछ सही हो गया। तो जी में सब कुछ आ गया। बस जी करके बात है ना, जी 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 करके क्यों बात कर रहे हो भाई, किसी से जी करके क्यों बात करते हैं, किसी की रिस्पेक्ट होती है, किसी के पास पावर होती है, तभी जी करके बात करते हो। तो जी से पावर आ गया, ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर आगे क्या, पावर शावर आ गया, आगे क्या हमने कर दिया, टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिए, फंड्स इकट्ठे करना स्टार्ट कर दिए। पावर आ गया ना भाई, टैक्स लगाओ, फंड इकट्ठे करो, ये सब सिस्टम चलेगा। लेकिन जैसे टैक्स लगेंगे, जैसे फंड्स की बात आएगी तो फाइनेंस कमीशन आ जाएगा। फाइनेंस कमीशन काम क्या होता है, पैसे के मसले देखता है। जैसे टैक्स की बात हुई, फंड्स की बात हुई, कौन आ गया आगे, फाइनेंस कमीशन आ गया। अब जैसे ही फाइनेंस कमीशन आएगा तो वो अकाउंट चेक करेगा पंचायत के। जैसे फाइनेंस कमीशन आया उसने अकाउंट चेक करना स्टार्ट कर दिया पंचायत के, तो उसने बोल दिया भाई सब कुछ गड़बड़ है, इलेक्शन करवाओ फिर से। क्या कहा, सब कुछ गड़बड़ है, इलेक्शन करवाओ फिर से। जो के है उसमें पंचायत के इलेक्शंस के बारे में बताया गया है। अभी तक हमने क्या समझा, हमने पहले देखा ग्राम गांव की बात की, पंचायत का नाम आ गया, कंपोजिशन क्या है होगा, कंपोजिशन के बाद हमने देखा कि सीट्स पहले रिजर्व कर दी, सीट्स रिजर्व कर दी, टाइम क्या रहेगा, जो बेकार बंदा है डिस्क्वालीफाई कर लो, डिस्क्वालीफाई करने के बाद हमने पावर वगैरह दे दी, पावर शावर होगी, टैक्स करने स्टार्ट कर दिए, फंड लेने स्टार्ट कर दिए, फाइनेंस कमीशन आ गया, फाइनेंस कमीशन ने अकाउंट चेक करा, अकाउंट चेक करने के बाद बोला फिर से इलेक्शन करवाओ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तो सारा सिस्टम समझ आ गया, फिर से इलेक्शन करवाओ, स्टेट का मसला हल। अब यूटी में का सिस्टम रहेगा, अब यूटी की तरफ आ गई, स्टेट्स का हो गया, अब यूटीज में क्या रहने वाला है। अब यूटीज की भी बात कर ली, अब इसको कहाँ पे नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि हो सकता है कि पे एससी ही नहीं है या किसी जगह पे इसको जरूरत ही नहीं अप्लाई करने की, तो वहां पे गांव ही नहीं है, दिल्ली में गांव ही नहीं है, तो कहाँ इसको अप्लाई नहीं करना है, तो वो कहाँ पर आ गया, एम पार्ट में आ गया। समझ गए हो। तो के तक हमने इलेक्शन करवा दिए थे, के तक हमने इलेक्शन करवा दिए थे। के के बाद हमारे पास क्या आ गया, के के बाद हमारे पास एल आ गया। तो एल में हमने देखा यूटी की तरफ चले गए थे, यूटी के बाद एम पे हमने क्या बोला, कहाँ पे इसको अप्लाई नहीं करना है, वो आ गया। एन पे क्या आ गया, जो पहले से कानून चल रहे थे जो पंचायत से, उनको कंटिन्यू करके रखो। और ओ में क्या आ गया कि कोर्ट्स, सबसे लास्ट में कौन आए, सबसे लास्ट में किसने दखल अंदाजी की, कोर्ट ने सबसे लास्ट में एंट्री करी थी। तो इस तरह तक आपको ओ तक सब कुछ समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मजा भी आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो कोई टेंशन मतलब, पेपर है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, मजा आए ना है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये सब कुछ आपको समझ आ गया।
अब बड़ा इंपॉर्टेंट आता है बलवंत राय मेहता कमेटी को लेके। देखो एक कमेटी बनाई जाती है, इसका नाम होता है बलवंत राय मेहता कमेटी। ये जनवरी 1857 का रिवॉल्ट तो सुना हुआ ना सबने कि नहीं सुना हुआ? उससे 100 साल पहले क्या होता? 1757 कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी। तो 100 साल पहले का भी सुना हुआ है, 1857 का भी सुना हुआ है, तो उसके 100 साल के बाद क्या, वो क्यों बोल रहे हो, उसको भी याद कर लो ना भाई। तो 100 साल के बाद क्या हुआ था? 1957 हुआ था। तो 1957 के जनवरी की बात करते हैं, यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, अब ये क्यों बनाई जाती है वो समझो। इससे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बना होता 1952 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो एक तरह से इसी के लिए बनाया जाता है, कम्युनिटी के लिए, मतलब गांव वगैरह के लिए डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम बनाया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जैसे ये एग्जिस्टेंस में आ गए, इसको स्टडी करने के लिए और स्ट्रेंथ करने के लिए नेशनल एक्सटेंशन सर्विस बनाई जाती है 1953 में। समझ गए हो? अब ये सब तो बन गया है, लेकिन इन सब की वर्किंग देखने के लिए, एक सेकेंड, चलो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हम यहाँ पे कहाँ पहुँच गए थे? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने देख लिया था, उसके बाद हमने नेशनल एक्सटेंशन सर्विस भी देख लिया। अब देखा कि भाई इनकी वर्किंग कैसे चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या किस तरह की और रिकमेंडेशंस लानी चाहिए, इन सभी को पूरा करने के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। अब इस बलवंत राय मेहता कमेटी का नाम बलवंत राय मेहता कमेटी क्यों पड़ा? इसके चेयरमैन कौन थे? बलवंत राय मेहता। इसके चेयरमैन कौन थे? BRM, यानी कि बलवंत राय मेहता जो है वो उसके चेयरमैन थे। ये अपनी सबमिट करते हैं रिपोर्ट कब सबमिट करते हैं? नवंबर 1957 में। जनवरी में बनी थी, ऑब्वियसली बात है, इनको स्टडी किया हो, कुछ रिकमेंडेशन बनाने में टाइम लगेगा। साल के स्टार्टिंग में बनी थी और साल के एंड में जाके तो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? तो इस तरह से पूछेगा कि वो कब बना था, कब रिपोर्ट सबमिट कर रही थी। याद रखना साल के स्टार्टिंग में बनी थी और एंड में जाके रिपोर्ट सबमिट कर रहे थे। उसके बाद क्या बताते हैं? स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पंचायती राज नाम नहीं यूज करते हैं, बोलते हैं किस तरह से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करी जाएगी, यानी कि गांव लेवल तक किस तरह पहुंचा जाएगा, वो ये रिकमेंडेशंस देते हैं। अब जिसको बाद में पंचायती राज हमने कहा है, अब इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी, ये एक एक अच्छे से समझ लो, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, बाकी नोट्स आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैं जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने लिख रहा हूँ। रिकमेंडेशंस को दी थी। सबसे पहले इन्होंने कहा 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। 3 हिस्सों में हमें क्या करना है? 3 टियर्स में, 3 स्टेजेस में हमको पंचायती राज सिस्टम को लागू करना है। 3 टियर क्यों भाई? BRM बलवंत राय मेहता, 3 वर्ड है तो 3 टियर सिस्टम बना दिया। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, इसको याद नहीं होता। 3 टियर सिस्टम लेके आ जाए, समझ गए? 3 स्टेजेस पे काम होगा, जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, ऐसे तो 2 स्टेजेस, इस तरह से यहाँ पे क्या गया 3 स्टेजेस पे काम होगा। कैसे? एक हमारे पास ग्राम पंचायत होगी। ग्राम पंचायत जो है, जो विलेज का लेवल है, गांव के लेवल में पंचायत बनेगी, आजकल बनता है जैसे। ठीक है, तो गांव के लेवल पे क्या होगा? ग्राम पंचायत बनेगी। उसके बाद गांव से थोड़ा ऊपर एक लेवल ऊपर उठ जाओ, क्या आ जाएगा? ब्लॉक लेवल आ जाएगा। ब्लॉक लेवल पे क्या होगा? पंचायत समिति होगी। समझो ध्यान से, गांव के लेवल पे एक पंचायत बनाई जाएगी, वो जो सॉरी ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। गांव के लेवल पे ग्राम हो गए, गांव से ग्राम बन गया, ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। जब हम ब्लॉक लेवल पे चले जाएंगे तो वहां पे पंचायत समिति बनी जाएगी, और उससे उठ के ऊपर चलो डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या बन जाएगा? जिला परिषद बन जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं जिला है, तो जिला परिषद बन गया। क्योंकि देखो स्टेट अगर किसी गांव में पहुंचना, स्टेट इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, या कोई डिस्ट्रिक्ट अगर गांव तक पहुंचना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। आपके घर के पास से नाली बन रही है, ठीक है, या आपके वहां पे स्टेडियम पर, स्टेडियम नहीं बनने दिया जा रहा है, कोई पार्क उसमें कोई पंगा पड़ गया है, अब जाके डिस्ट्रिक्ट में जाकर उनको बातें सुनाओगे, या आपके इस घर के इसकी ने जो प्लंथ भरा था वो उसने इधर कर दिया उधर नहीं कर दिया, ये बातें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाओगे तो कौन सुनेगा आपकी? ना बोलेंगे क्या बकवास कर रहा है, क्या बेकार से आगे इतने काम सारे पड़े हुए और उल्टे सीधे बातें यहाँ पे लेके आ गए हो, ऐसे चलता रहेगा ना वहां पे। तो भाई जो काम गाँव पे है वो गाँव के लोग हैंडल कर सकते हैं, तो इसीलिए सब कुछ बनाया गया था। विलेज लेवल, फिर ऊपर उठ से ब्लॉक, ब्लॉक मतलब कई सारे विलेज का ग्रुप बना दो, उसको ब्लॉक बोल देंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट है ना, एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट होगी, अगर आपको समझाता हो, अगर इसको नहीं पता तो एक स्टेट है, ये यूटी मान लो, उसके अंदर कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, है ना। हम स्टेट लेवल की बात नहीं करें, हम डिस्ट्रिक्ट से बात करें। सबसे बड़ा कौन आ गया यहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल आ गया, जिला परिषद। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे ब्लॉक बने होते हैं, अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे ब्लॉक बने होते हैं, तो एक आ गया ब्लॉक लेवल में पंचायत समिति। अब ब्लॉक के अंदर कई सारे गांव होते हैं, हर गांव में क्या हो जाएगा? गांव क्या बन जाएगी? पंचायत बन जाएगी, समझ गए? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम पहुंच रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे कौन जाएगा? ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल के नीचे विलेज लेवल। अब विलेज में क्या पंगा चल रहा है? जो विलेज की पंचायत है वो देखेगी, समझ गए? इस तरह से सिस्टम चलेगा। तो कहा गया 3 तरह का सिस्टम हम लेकर आएंगे, ये रिकमेंड करा था। एक ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 लेवल पे करा था।
और कहा इनको इंटरलिंक कर दो, यानी कि कोई फंडिंग आ रही है, मैं ऐसे एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ, कोई फंडिंग वगैरह आ रही है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचाओ, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक लेवल पे पहुंचाओ, ब्लॉक से विलेज लेवल पे पहुंचाओ, इस तरह से पहुंचाओ, सीक्वेंस में काम चलाओ। जो डिस्ट्रिक्ट विलेज की बात है डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचानी है, तो जो भी पंचायत वगैरह हैं, क्योंकि कई सारी पंचायत हैं, वो सारी पंचायत अपने मसले उठा के कहाँ पे ले जाएंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट के पास ले जाएंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट मसलों को सुन के कहाँ पहुंचाएगा, डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाएगा। तो इस तरह से चेन वे में काम होगा, बड़ी तरीके से काम होता भी रहेगा, ये इसका तरीका था करने का। दूसरा क्या रिकमेंडेशन करा गया, जो विलेज के पंचायत होंगे, यानी कि जो पंचायत वगैरह बनानी है, वो डायरेक्ट लोगों को मौका दो, आप डायरेक्ट खुद जाकर तो अपनी पंचायत को चुनो, समझ गए हो, डायरेक्ट इलेक्शन वहां पे कराओ, जैसे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन करते हो अपने, उसी तरह से विलेज पंचायत बनाने के तुम क्या करो, लोगों को बोलो वोट दो, वोट देकर डायरेक्ट जो पंचायत वगैरह चुनो। लेकिन जब हम पंचायत समिति की बात करेंगे, जो ब्लॉक लेवल पे है, या जिला परिषद की बात करेंगे, उनके इलेक्शंस इनडायरेक्ट कराओ, वहां पे लोग वोट नहीं करेंगे, यानी कि जो भी पंचायत वगैरह के लोग हैं मिलकर आपस में चुनेंगे किसी को, समझ गए हो, तो इनडायरेक्ट वहां पर हो जाएगा, डायरेक्ट लोग जाके वोट नहीं करेंगे, पंचायत समिति या जिला परिषद की जो टर्न आएगी। और रिकमेंडेशन जो दी थी, जब हमने पंचायत समिति की बात करी, पंचायत समिति को एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दो और जिला परिषद को एडवाइजरी बॉडी बना दो, सुपरवाइजिंग। मतलब क्या हो गया, जो पंचायत समिति है वो सारे काम को एग्जीक्यूट करवाएगी, जितने भी कानून वगैरह को चलाने का काम कौन करेगी, पंचायत समिति। लेकिन उनको एडवाइस कौन करेगा, देखो 3 स्टेजेस है ना, 1 2 3। सबसे ऊपर जिला परिषद है, यहाँ पे पंचायत समिति है ब्लॉक लेवल पे, और नीचे ग्राम सभा है, ठीक है। जिला परिषद इसको एडवाइस देगा पंचायत समिति को, ब्लॉक लेवल वालों को, ये ब्लॉक लेवल वाले। जिला परिषद ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक को मैनेज करना इजी है ग्राम सभा के कंपैरिजन में ना, क्योंकि ब्लॉक पंचायत कम ही है। तो जिला परिषद क्या करेगा, जिला परिषद जो है वो इन ब्लॉक, अच्छा एक काम करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताओ जम्मू कश्मीर में कितने ब्लॉक हैं। आपको बताया था पहले मैंने, अब आप बताओ कि जम्मू में या किसी भी अपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हो ना, वहाँ पे कितने कितने ब्लॉक हैं वो बताना। फिलहाल मेरे को बताओ जम्मू में कितने ब्लॉक हैं, वो पढ़ा चुका हूँ मैं। जिला परिषद क्या है, वो यहाँ पे पंचायत समिति ने कि ब्लॉक लेवल उन लोगों को एडवाइस देगा, सुपरवाइज करेगा, तुम ये काम करो अपने ब्लॉक लेवल पे, इस तरीके से करो, ये पैसा चाहिए यहाँ से आएगा वहां से आएगा, एडवाइस ये देगा जिला परिषद, समझ को सुपरवाइज ये करेगा। फिर जो ब्लॉक पंचायत है, जो पंचायत समिति है, ये जाके ग्राम सभा को बोले कि तुम ऐसे से काम करो, फिर जाके काम होगा, समझ गो। मतलब एक तरह से ऐसा कह सकते हो, कोई अगर स्ट्रिक्ट एक्शन दिलवाना है, कुछ अच्छे से काम करवाना है, जैसे वैक्सीन लगवानी, भाई वैक्सीन वगैरह नहीं लग रही है, लोग मना कर रहे हैं, जिला परिषद प्रेशर डालेगा ब्लॉक इसमें पंचायत समिति में, पंचायत समिति प्रेशर डालेगी ग्राम सभा में, इस तरह से जाकर तो काम वगैरह होगा, समझ गो। ऐसे समझ सकते हो, तीनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में, ऐसे मान के चल सकते हो। फिर आगे क्या कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि जो जिला परिषद की हमने बात की, जो टॉप लेवल पे हमें जिला परिषद है, इसका जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाएगा। जो जिला परिषद का चेयरमैन होगा वो कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। और ये सारी जो रिकमेंडेशंस दी गई थी, इन्हें एक्सेप्ट करा गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा जनवरी 1958 में, 1 साल के बाद जनवरी में ही इसे एक्सेप्ट कर दिया था। अब राजस्थान जो है वो पहला स्टेट बन जाता है। आपसे बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले से कौन सी स्टेट थी जिसने पंचायती राज को स्टैब्लिश करा था। राजस्थान पहले से स्टेट बन गई थी जिसने पंचायती राज को स्टैब्लिश कर लिया था। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन, 2 अक्टूबर 1959। 1957 में तो ये आया, बलवंत राय मेहता कमेटी आई। 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने अडॉप्ट कर लिया। एक साल के बाद देखो 1959 में क्या हो गया, राजस्थान ने अडॉप्ट कर लिया। पहली स्टेट ऐसी बन गई थी, वहां की नागौर डिस्ट्रिक्ट थी, वहां पे इसको अप्लाई करा गया था, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्या करा गया था। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश ने 1959 में आंध्र प्रदेश ने भी कर दिया, और 1960 तक बहुत सारी स्टेट ने जो है वो इस पंचायती राज सिस्टम को इंक्लूड कर लिया था, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन सबके तरीके अलग अलग थे, क्योंकि ये कमेटी ने भी ऐसे कहा था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने भी कहा था हम इसके मेन फ्रेमवर्क को तैयार जैसे है वैसे हम करेंगे, लेकिन अपनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, राजस्थान में 3 टियर ही था, बिल्कुल सेम टू सेम था। तमिलनाडु 2 टियर सिस्टम लेकर आए थे, वेस्ट बंगाल 4 टियर का सिस्टम लेकर आए थे, कुछ ने अपनी अपनी न्याय अदालत भी बना दी थी। तो इस तरह का सिस्टम चल रहा था, लेकिन हाँ सबको तकरीबन इसी के आइडिया लेके सबको चल रहे थे। उसके बाद क्या होता है, इनके काम को और आगे देखने कई सारी कमेटीज बनती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आ गया था अशोक मेहता कमेटी, समझ गए हो। अशोक मेहता कमेटी कब आती है, 1977 में अशोक मेहता कमेटी आती है। यहाँ पर क्या होता है, जनता गवर्नमेंट होती है, जो बाद में बीजेपी वगैरह बनी, कई सारी पार्टीज यहीं से निकली हैं, लेकिन जो भी है जनता गवर्नमेंट का उस टाइम आता है।
तो ये जो अशोक मेहता कमेटी दिसंबर 1977 में बनाई जाती है, ये अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करते हैं? ये अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ये क्या करते हैं? 132 रिकमेंडेशन देते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जैसे आप बोलोगे जो 3 टियर सिस्टम था ना पंचायती राज, जो बलवंत राय मेहता कमेटी का 3 टियर सिस्टम था, ये बोलते 3 टियर सिस्टम मत लाओ, ये कहते हैं 2 टियर सिस्टम लेकर आओ, एक जिला परिषद लेकर आओ, क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तभी सब कुछ बना था। कहा 2 टियर सिस्टम रखो, एक जिला परिषद को तो वैसे रखो, जो नीचे ने पंचायत समिति और जो अपना ग्राम पंचायत वगैरह बनाया था उन दोनों को हटा के मंडल पंचायत बना दो। समझ गए हो? यानी कि नीचे के 2 स्टेप पे जो काम होता है अकेला कौन करेगा? मंडल पंचायत करेगा। मंडल पंचायत कई सारे विलेजेस का ग्रुप होगा जिनकी पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 हुआ करेगी। ये अकेला मंडल पंचायत जो है वो इन सभी को संभाला करेगा और इनको सुपरवाइज करेगा जिला परिषद, इस तरह से। अब क्या कहा गया, जैसे पहले क्या था, पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी थी और एडवाइजरी जिला परिषद था। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन बन गई है? डायरेक्ट कंट्रोल जिला परिषद को देते हैं। जिला परिषद जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी बन गई है। और कहा गया कुछ जैसे राज्यों ने न्याय पंचायत बना दिया था, तो कहा गया न्याय पंचायत और डेवलपमेंट पंचायत उनको अलग रखना है, एक साथ मिक्स नहीं करना है। और फिर कहा गया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो स्टेट के होंगे वो इलेक्शन करवाने का काम करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, जो स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वगैरह होंगे। और कहा गया सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी, SC/ST के लिए सीट्स रिजर्वेशन रखना जरूरी है। इस तरह की बातें करी गई थी। लेकिन हुआ क्या, जनता गवर्नमेंट उस टाइम गिर जाती है, कोई एक्शन लिया नहीं जाता, क्योंकि सरकारी गायब हो गया तो एक्शन कैसे लेंगे ये। और हालांकि कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश की बात करें, इन्होंने अशोक मेहता कमेटी को इंप्लीमेंट भी करा था। आगे चलते हैं, फिर GV राव कमेटी बनती 1985 में। इस तरह से कई सारी कमेटीज बनती हैं। LM सिंघवी कमेटी बनती है 1986 में। राजीव गांधी की गवर्नमेंट होती है, इनके द्वारा ये कमेटी बनाई जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, इस रिकमेंडेशंस के बाद राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट जो है वो 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश करते हैं लोकसभा में, ताकि पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट करा जा सके। इंप्लीमेंट करवाने के लिए 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन बिल गया था, वो पास हो तो एक्ट बन गया, वैसे ये बिल लेकर जाते हैं लोकसभा में। 1989 में लोकसभा अप्रूवल दे देता है, लेकिन राज्यसभा रिजेक्ट कर गया। तभी तो बिल लिखा हुआ है, अगर पास हो गया तो मैं इसको एक्ट बोलता। उसी तरीके से फिर आगे VP सिंह की गवर्नमेंट आती है, ये लोकसभा में लेके जाते हैं सितंबर 1990 में, लेकिन गवर्नमेंट ही गिर जाती है, तो बेचारे यहाँ पे भी काम खत्म हो जाता है, कुछ हो नहीं रहा अभी तक। फिर आगे क्या होता है, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, याद रखना जब प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव होते हैं, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पे क्या होता है, इसके कुछ वर्जन्स को मॉडिफाई करा जाता है, और जिनमें कंट्रोवर्सी चल रही होती है ना कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, उन सभी एस्पेक्ट्स को वहां से डिलीट कर दिया जाता है। जिनको भी पंगे चल रहे उनको डिलीट कर दिया और कुछ को मॉडिफाई कर दिया। फिर यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस वगैरह करते हैं लोकसभा वगैरह में, और बिल जो है, ये जो बिल है जब ये पास करते हैं, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के द्वारा पेश करा जाता है, बिल पेश करा जाता है, यही बाद में जो है वो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन के आता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 जो हम पढ़ रहे हैं, समझ गए? तो वो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के बाद ही वहां पर पहुंचते, उसके बाद ही होता है। और अब बात करें 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा में उसको अप्रूव कर दिया जाता है। 23 दिसंबर 1992 को यहाँ पे राज्यसभा में अप्रूव कर दिया जाता है। 92 को बोलो, 92 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फाइनली जाके प्रेसिडेंट जो है हमारे उस टाइम 24 अप्रैल 1993, 92 में तो सब कुछ हो रहा है ना 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, और अगर हम आगे बात करेंगे 24 अप्रैल को यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, प्रेसिडेंट इसको एक्सेंट दे देते हैं, साइन कर देते हैं, और 24 अप्रैल को ही इसीलिए नेशनल पंचायती राज डे भी सेलिब्रेट कर जाता है। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा, पता नहीं दिख नहीं रहा, जो भी है, लेकिन इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये पॉलिटिकल आज का लेक्चर था। हमारा JKP SI का क्रैश कोर्स भी चल रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस का भी, JKP SI क्रैश कोर्स का भी। वो क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जो कि ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर फिलहाल हम इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस वगैरह ऐसे टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप ज्वाइन कर चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, बाकी यहाँ पर भी क्लासेस चलती रहेंगी। और हम एक इंपॉर्टेंट सीरीज भी स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पर हो सकता है आप वीडियो को भी लेट देख रहे हो तो अलग से प्लेलिस्ट बनी होगी JKSSB एग्जाम क्वेश्चन के नाम से। बट अभी हमने एक वीडियो अपलोड करी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उसके हिसाब से, तो वहाँ पे JKSSB के जितने भी पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, लेटेस्ट जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, हम वो सभी सीरीज चला रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। ये वाली वीडियो भी शेयर जरूर करोगे, शेयर करना तभी मजा आएगा मुझे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।